वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग ने रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, और उसके बाद से हम लोगों ने ROR, RNOR और NR के बारे में भी डिस्कस किया था। इसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पर्सन की इनकम जो होती है वो कैसे निकालते हैं, कैसे उसकी इनकम को टैक्सेबल की जाती है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, कि वो ROR है तो अलग टैक्स होगा, RNOR होगा तो अलग टैक्स होगा, और NR के केस में अलग टैक्स होगा। ठीक, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से। और एक ही सेम इनकम पे अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग इनकम के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक दो हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज उसी कड़ी में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल उठाते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिस एक साथ में है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इनकम की बात करें तो हमने बताया था कि इनकम अगर रिसीव हुई होगी इंडिया में, इनकम कहाँ रिसीव हुई है? इंडिया में, तो वो एक्रू कहीं भी हुई होगी, इंडिया में अगर रिसीव हुई है तो तीनों को टैक्स देना होगा। जब मैं तीनों को बोलता हूं इसका मतलब कि रेसिडेंट भी देगा, ROR भी देगा, RNOR भी देगा और NR भी देगा। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम अक्रूड इन इंडिया रिसीव्ड एनीवेयर। इनकम हमने इंडिया में अर्न कर ली है, एक्रू कर ली है, कमा ली है, ड्यू हो गई है, लेकिन हमने अभी रिसीव उसको नहीं किया है, या रिसीव हम लोग कहाँ कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। तो इनकम चाहे इंडिया में आप रिसीव कर लो तो टैक्स देना होगा, या इनकम अगर आपने एक्रू कर ली है, कमा ली है इंडिया में, रिसीव आप कहीं भी करो तो भी तीनों केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोगों ने देखा था इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया। कुछ ऐसी इनकम होती है जो डीम्ड मान ली जाती है कि आपने रिसीव कर ली इंडिया में, भले आपने रिसीव ना की हो। जैसे हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड का एक्रीशन पढ़ा था, सुपर एनिमेशन फंड का, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी कि जितने भी प्रोविडेंट फंड में हमारे एनुअल एक्रीशन होते हैं वो सारे डीम टू रिसीव मान लिए जाते हैं। डीम टू एक्रू में तो काफी सारे केसेस थे। उसमें था कि इनकम जो है वो यहाँ जनरेट हुई है, या उसका एसेट जो है वो यहाँ पे है, या एसेट जो है उससे जो इनकम हो रही है वो हम कहीं भी रिसीव कर ले, लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ से है? इंडिया से है। कनेक्शन की बात मतलब बिजनेस इनकम, बिजनेस कनेक्शन की बात। फिर हम लोगों ने देखा था बिजनेस कनेक्शन में ही दो पार्ट था, कंट्रोल कहाँ से होता है, इंडिया से है कि आउटसाइड इंडिया है। और लास्ट हम लोगों ने देखा था इनकम रिसीव भी हुई है बाहर, एक्रू भी हुई है बाहर। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन टैक्स देगा? रेसिडेंट देगा। आप लोग एक बार ये पुराना वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैंने उसको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया। उसको आप एक बार देख लोगे तो इसके बाद से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हद तक क्या होगी? आसानी होगी। चलिए, तो आई होप सभी के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और एक एक चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला है इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। इस बात पे जरा ध्यान देना। जर्मन बॉन्ड है, बॉन्ड कहाँ का है? जर्मनी का है। जर्मनी का हो, UAE का, कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने रिसीव उसको कहाँ किया है? रिसीव हम लोगों ने किया है उसको इंडिया में। अगर आप उसको रिसीव करते हो इंडिया में, अगर आपने उसको रिसीव कर लिया है इंडिया में, तो उस केस में तीनों को टैक्स देना होगा। इसका मतलब कि ROR भी देगा, RNOR भी देगा और NR भी देगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर जब वर्ड आया करे तो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहली बात याद रखना कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है इंडिया में, जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर वो इंडिया का है तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, अगर वो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की है तो वो इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। ठीक, इंडिया में अगर है तो। एग्रीकल्चर लैंड है कहां? बांग्लादेश। बांग्लादेश का मतलब क्या है? बाहर। ठीक है, रेमिटेड इन इंडिया, ओके। रिसीव कहां पे हुआ है? ध्यान देने वाली बात है रेमिटेड और रिसीव, इस पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसका मतलब।
ध्यान सुनो, रेमिटेड का मतलब होता है हमने रिसीव उसको कर लिया है और अब हम उसको भेज रहे हैं। यहां पे हमने रिसीव कर लिया है उसको कहीं और, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेमिटेड इन। रेमिटेड का मतलब कि हमने उसको क्या किया है, सेंड किया। अब ये एग्रीकल्चर इनकम है कहां की, सर ये एग्रीकल्चर इनकम जो है वो है बांग्लादेश की, सॉरी कहां की है, बांग्लादेश की, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे वर्ड रेमिटेड की जगह, ध्यान से बात सुनो, अगर यहां वर्ड रेमिटेड की जगह रिसीव लिख देता, अगर ये वर्ड रेमिटेड की जगह रिसीव्ड लिख देता, तब सीधा हिसाब किताब है कि वो इनकम कहां पे रिसीव हो रही है, इंडिया में। और अगर इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में तो वो कहां हो जाएगा, तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पे वर्ड लिख रहा है रेमिटेड। रेमिटेड और रिसीव में अंतर होता है। रिसीव का मतलब मैंने उसको रिसीव किया, अपने हाथ में लिया, यानी कि वो इनकम जो है मैंने, सपोज मान लो कोई मेरा देने वाला है, कोई भी मेरा एम्प्लॉयर है या कोई भी है, उसने मुझे सैलरी पे किया, मेरे अकाउंट में आ गया, इसका मतलब कि मैंने रिसीव किया। सैलरी देने वाले ने अकाउंट में मेरे ट्रांसफर कर दिया पैसा, इसका मतलब कि मैंने रिसीव कहां किया, रिसीव कर लिया अमाउंट। अब रिसीव करने के बाद से अगर मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, या एक बार रिसीव करने के बाद से मैं अपने बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, या एक बार रिसीव होने के बाद से मैं अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस और रिसीव में यह अंतर होता है, बस समझ लो, प्राइमरी और सेकेंडरी का। प्राइमरी पहली बार हमको पैसा मिला, सेकेंडरी मैंने उसको रेमिट कर दिया। तो रेमिटेंस का मतलब रिसीव नहीं होता है, इसका मतलब कि ये इनकम रिसीव नहीं हुई है इंडिया में, बल्कि रेमिट की गई है। इसका मतलब कि इनकम अर्न कहां हुई है, आउटसाइड इंडिया। इनकम अर्न हुई है आउटसाइड इंडिया और हम रिसीव भी कर रहे हैं उसको आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ आरओआर देगा, आरएनओआर और एनआर नहीं देगा। आरओआर का तो कोई मतलब ही नहीं, आरओआर तो हर केस में देगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा। प्रॉपर्टी कहां है, कनाडा में। इसका मतलब एक्रू कहां हुई है, कनाडा में, ठीक, आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड इन यूएसए, कनाडा में कमा रहे हैं, कनाडा में रिसीव कर रहे हैं, कनाडा में कमा रहे हैं, अमेरिका में रिसीव कर रहे हैं, सब बाहर ही कर रहे हैं। तो जब सारा एक्रू और अराइज दोनों आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आरओआर देगा, आरएनओआर और एनआर नहीं देगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कुवैत। कुवैत कहां है, आउटसाइड इंडिया। बिजनेस बीइंग कंट्रोल्ड, ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई, 25,000 रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, यहां पे दो बातों का ध्यान हमको बहुत अच्छे से देना है। सर कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है? पहली बात यह है कि इनकम अर्न कहां हो रही है, बाहर, लेकिन उसका कंट्रोल कहां से है, इंडिया से। अभी अगर हम ये क्वेश्चन हटा दिए पार्ट, तो इसका मतलब है कि इनकम जो है, जो बिजनेस है, वो कंट्रोल होती है इंडिया से। बिजनेस कंट्रोल कहां से होती है, इंडिया से। और अगर बिजनेस कंट्रोल होती है इंडिया से, तो आरओआर देगा और आरएनओआर देंगे, आरओआर देंगे और आरएनओआर देंगे। इसका मतलब कि सर क्लियर है, 65,000 तो आरओआर भी देगा और 65,000 जो है वो आरएनओआर भी देगा। एनआर अभी फिलहाल में नहीं देगा। अगर क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, 25,000 की बात ही नहीं होती, इनकम अर्न हुई है कुवैत में, बिजनेस कंट्रोल किससे होता है, इंडिया से, इसका मतलब कि आरओआर देंगे और आरएनओआर देंगे। लेकिन 25,000 कह रहा है रिसीव हुआ इंडिया में, 25,000 कहां हुआ है, इंडिया में रिसीव हुआ है। अगर आपने 25,000 के अगर 1 रुपया भी रिसीव कर लिया इंडिया में, तो उस केस में तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब कि आरओआर भी देगा, आरएनओआर भी देगा और एनआर भी देगा। क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट,
डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। ओके, चलो हम ये डिस्कस करेंगे आगे चल के, हालांकि मैं अभी बता देता हूं, और हमने बहुत पहले की क्लास में मैंने बताया भी था कि जो डिविडेंड होता है उस पर ऑलरेडी टैक्स लग जाता है, इसलिए जो इंडिविजुअल के हाथ में जब वो इनकम आती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो वो डिविडेंड को एग्जेम्प्ट किया गया है। सेक्शन है इसका 1034, यानी कि याद रखना एग्रीकल्चर इनकम और डिविडेंड ये दो ऐसे इनकम है, हालांकि एग्जेम्प्ट इनकम पे मुझे क्लास देनी है। फिलहाल में इतना याद रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है इंडिया की, और जो डिविडेंड होता है इंडियन कंपनी से डिविडेंड अगर मिला होगा, इंडियन कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिला होगा तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के अंदर में वो क्या होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, इसका मतलब कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा और ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट, किसी को भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। सर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम आराम से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला वर्ड लिखा है रॉयल्टी। याद रखना रॉयल्टी टेक्निकल फीस दोनों भाई हैं, रॉयल्टी टेक्निकल फीस दोनों भाई हैं। सर भाई क्यों है? क्योंकि अभी पता चलेगा। रॉयल्टी रिसीव हुई है सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर आउटसाइड इंडिया। मिस्टर डेविड किससे रिसीव हो रही है? डेविड से रिसीव हो रही है, यानी कि कौन दे रहा है? डेविड दे रहा है। डेविड क्या है? रेसिडेंट इंडिया है। डेविड क्या है? रेसिडेंट इन इंडिया है। फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर अ बिजनेस कैरिड इन सिंगापुर। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनना, एकदम आराम से, कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, टेक्निकलिटी भी है, यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन है, टेक्निकलिटी भी नहीं है और टेक्निकलिटी भी है। ध्यान से देखेंगे, मैंने किसी को सर्विस दी और उस पर मुझे रॉयल्टी मिली, अब उस रॉयल्टी पर टैक्स लगाना है। उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, किस तरीके से टैक्स लगेगा, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग पढ़ें इसे, जो आपको बोला जाता है एक्ट में। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एक्ट क्या कहता है। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय द फॉलोइंग। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय द फॉलोइंग, यानी कि ये लोग पे कर रहे हैं, जिनकी जिनकी डिस्कस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। पहला आपको बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान से सुनो, अगर रॉयल्टी देने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, रॉयल्टी देने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि द इनकम हैज बीन डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। द इनकम हैज बीन डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर रॉयल्टी देने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ सर, इसका मतलब कि सर अगर क्वेश्चन में देता है सेंट्रल गवर्नमेंट पेड इतना रॉयल्टी टू हिम, तो टैक्सेबिलिटी बताओ, तो उस केस में अगर रॉयल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा होगा तो ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा और ये भी टैक्स देगा। ठीक, हाँ सर बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, मेरी बात अब ध्यान सुनना। अ रेसिडेंट पेबल किसको हो रहा है? अ रेसिडेंट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। रेसिडेंट है एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि एक्सेप्ट कह दिया, यानी कि इनको छोड़ करके अगर रेसिडेंट से मिल रहा होगा तो उसको डीम टू एक्रोराइज मान लिया जाएगा। इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? जो भी मैं पढ़ूंगा, इसको छोड़ करके जो भी इनकम अगर आपको रेसिडेंट से मिलेगी रॉयल्टी तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। किसको छोड़ करके? इनको छोड़ करके। क्या छोड़ करके? रॉयल्टी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूज्ड और सर्विसेज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया। इसके पहले ये बात को मैंने खूब तेजी से इसलिए पढ़ा क्योंकि उसकी कोई रेलेवेंस नहीं था, लेकिन लास्ट की लाइन जो मैंने बोला, लास्ट का वर्ड जो बोला आउटसाइड इंडिया, उसका बहुत रेलेवेंस है। यानी कि अगर कोई रेसिडेंट से मुझे मिल रहा है रॉयल्टी,
वो पर्सन क्या है, रेसिडेंट है। तो उस केस में हमेशा डीम टू एक्रू और राइज मान लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कैसा नहीं होता है, ये होता है कि वो बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो कंट्रोल होता है आउटसाइड इंडिया से, या वो जहां सर्विस दे रहा है वो आउटसाइड इंडिया है। या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कंट्रोल हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया से हो, या फिर जो सर्विस मैं दे रहा हूं वो आउटसाइड इंडिया हो। तो उस केस में ये डीम टू अक्रू और राइज नहीं माना जाएगा अगर रेसिडेंट के द्वारा मुझे मिल रहा होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा ठीक है ध्यान सुनना। मैंने सर्विस दी किसको, एक्स को। मैंने सर्विस दी एक्स को और एक्स क्या है, रेसिडेंट है। मैंने सर्विस दी एक्स को और एक्स क्या है, रेसिडेंट है। तो उस केस में सभी को टैक्स देना होगा, यानी कि अगर मैं रेसिडेंट हुआ तो भी मुझे टैक्स देना होगा, मैं RNOR हुआ तो भी टैक्स देना होगा, और मैं NR हूं तो भी टैक्स देना होगा। कब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस केस में अगर मैं ये सर्विस जो दे रहा हूं, मैं ये जो सर्विस देने जा रहा हूं, अगर वो आउटसाइड इंडिया हो गया तो मुझे टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स देना होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ ROR ही देगा, RNOR और NR नहीं देंगे, यानी कि डीम टू एक्रू नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने सर्विस इंडिया में दे दी, अगर मैंने सर्विस इंडिया में दे दी, यानी कि मैं जिसको सर्विस दे रहा हूं वो रेसिडेंट है और मैं सर्विस उसको इंडिया में दे रहा हूं, तो उस केस में चाहे मैं ROR हुआ, चाहे मैं RNOR हुआ, चाहे मैं NR हुआ, तीनों ही केस में मुझे टैक्स देना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सर्विस कहां दी है, इंडिया में दी है। और अगर आउटसाइड इंडिया रहा तो सिर्फ रेसिडेंट देगा, RNOR और NR नहीं देंगे। क्लियर है? पक्का? फिर से देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर रॉयल्टी पे की, स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी पे की, तीनों केस में टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट ने रॉयल्टी दी है, रेसिडेंट ने रॉयल्टी दी है, लेकिन वो सर्विस जो है वो आउटसाइड इंडिया दे रहा है, तो उस केस में सिर्फ ROR देगा, RNOR और NR नहीं देंगे। लेकिन अगर वो सर्विस इंडिया में हो गई तो ROR भी देगा, RNOR भी देगा और NR भी देगा। कितना सिंपल है। क्लियर? ठीक। थर्ड पॉइंट, नॉन रेसिडेंट, यानी कि रॉयल्टी का पेमेंट करने वाला अब कौन है, नॉन रेसिडेंट है। अब तक कौन था, रेसिडेंट था, अब कौन है, नॉन रेसिडेंट है। इफ द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी इज मेड, एक्सेप्ट ने लगाया है, इफ द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूज्ड और सर्विसेज यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाई सच पर्सन, जिस पर्सन ने मुझे रॉयल्टी पे की है उसके द्वारा कोई बिजनेस चलता है या बिजनेस और प्रोफेशन कैरी करता है, और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया, हर बार क्या कह रहा है, इन इंडिया। ध्यान से बात सुनो। मुझे रॉयल्टी मिली है, मुझे रॉयल्टी मिली है, और देने वाला कौन है, नॉन रेसिडेंट है। सर नॉन रेसिडेंट से आपको रॉयल्टी मिल रही है तो क्या तीनों को देना होगा? मैंने कहा सुन लो, नॉन रेसिडेंट से मुझे रॉयल्टी मिली है, और अगर मैं उस रॉयल्टी जो मिल रही है, वो जो सर्विस है या जो कनेक्शन है, अगर वो इंडिया से है, पिछले वाले में आउटसाइड इंडिया था, इसमें क्या है, इंडिया से है, तो उस केस में तीनों को टैक्स देना होगा। अगर इंडिया से कनेक्शन नहीं है तो तीनों को टैक्स नहीं देना होगा। अब कितना इजी हो गया, मैंने बोला ना पहले टेक्निकल है लेकिन है बहुत इजी। सर इजी कैसे हो गया? मैंने कहा तुमको रॉयल्टी कहीं से भी मिली हो, तुमको रॉयल्टी कहीं से भी मिली हो, अगर सर्विस या बिजनेस और प्रोफेशन का जो कंट्रोल है वो अगर इंडिया में है तो तीनों देंगे, अगर वो इंडिया में नहीं है ROR देगा। क्लियर है?
इसका मतलब कि अगर देने वाला रेसिडेंट है, रॉयल्टी देने वाला रेसिडेंट है, मैंने उसको सर्विस दी है, मुझे रॉयल्टी मिली, मैंने उसको सर्विस दिया, किसको? रेसिडेंट को, और अगर वो सर्विस इंडिया में है तो मैं ROR हूं, RNOR हूं, NR हूं, टैक्स देना होगा। मैंने सर्विस दी किसको? NR को। एक व्यक्ति है जो कि नॉन रेसिडेंट है, मैंने उसको सर्विस दी, अब वो सर्विस कहां ले रहा है? इंडिया में ले रहा है नॉन रेसिडेंट, लेकिन कहां सर्विस ले रहा है? इंडिया में ले रहा है, और उसने मुझे क्या पे किया? रॉयल्टी पे किया। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ROR, RNOR और NR तीनों देंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमने क्या की है? सर्विस ली है। अगर यही सर्विस मैंने बाहर ली तो उस केस में सिर्फ कौन पे करेगा? रेसिडेंट पे करेगा, RNOR और NR नहीं करेंगे। खत्म। इजी है। यानी कि सिर्फ हमें क्या देखना है? सर्विस कहां दी जा रही है। अब आते हैं बैक टू क्वेश्चन। रॉयल्टी रिसीव हुई है सिंगापुर में, चल बेटा बाहर हुआ है, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, बाहर हुआ है, ठीक है। इंडिया में होता तो काम ही खत्म था, बाहर हुआ है। मिस्टर डेविड है कौन? रेसिडेंट। मिस्टर डेविड है कौन? रेसिडेंट। सर रेसिडेंट का केस फटाक से रिवाइज कराइए। मैंने कहा रेसिडेंट है, सर्विस देखेंगे, सर्विस कहां हो रही है? इंडिया में हो रही है, तीनों देंगे। इंडिया में नहीं हो रही है, केस सिर्फ और सिर्फ ROR देगा। रेसिडेंट इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर अ बिजनेस कैरिड इन सिंगापुर। ओके, सर्विस में कहां दे रहा हूं? सिंगापुर। सर्विस कहां दे रहा हूं? सिंगापुर में। सर्विस कहां है? आउटसाइड इंडिया है। सर अगर आउटसाइड इंडिया हुआ तो ना तो NR देगा ना तो RNOR देगा, ठीक। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पे करेगा ROR, RNOR और NR नहीं करेगा। सर अगर यही क्वेश्चन में कहता कि ये नॉन रेसिडेंट है, क्या है? अगर यही क्वेश्चन कहता नॉन रेसिडेंट, ओ माय गॉड सर, तब तो बड़ा गजब हो जाता, दुनिया इधर उधर हो जाती, क्योंकि बहुत घुमा दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि वो रेसिडेंट की जगह क्या है? नॉन रेसिडेंट है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन एज इट इज ही रहता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था यहां बंदे से मतलब नहीं है, सर्विस से मतलब है। बंदे से मतलब नहीं है, सर्विस से मतलब है। बंदा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कहीं का भी हमसे मतलब नहीं है। सर्विस कहां हो रही है? इंडिया में। अगर इंडिया में है रेसिडेंट देगा, RNOR भी देगा और NR भी देगा। लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट देगा, ठीक है सर। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, काम ही खत्म हो गया। चेन्नई से बिजनेस में इनकम हुई है तो चेन्नई से अगर हुई है तो एक्रू इन इंडिया है, और एक्रू इन इंडिया है तो तीनों देंगे, यानी कि 125 125 और 125, ठीक है सर, क्योंकि इंडिया चेन्नई इंडिया में है। प्रॉफिट्स ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, लो इंडिया का है, इंडिया का बिल्डिंग है, यानी कि एक्रू कहां हुई है? इंडिया में हुई है। और अगर इंडिया में एक्रू हो गया तो काम खत्म। अब तुम चाहे कहीं भी रिसीव करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये डीम टू एक्रू मान लिया जाएगा इंडिया में, और अगर डीम टू एक्रू इंडिया में है तो तीनों को देना होगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि ये इनकम कहां हुई है? इंडिया में अर्न हुई है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग कहां है? इंडिया में। एग्रीकल्चर इनकम इन पंजाब, पंजाब कहाँ है? इंडिया में है। पंजाब कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था 10 सबसेक्शन 1 में इसको क्या किया गया है? एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, ठीक है सर। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, बिजनेस कहाँ है? इंडोनेशिया में। कंट्रोल कहाँ से होता है? दिल्ली से। बिजनेस कहाँ है? इंडोनेशिया में। कंट्रोल कहाँ से होता है? इंडिया में। अगर कंट्रोल इंडिया में है तो ROR देगा और RNOR देगा। अगर कंट्रोल इंडिया से है तो ROR देगा और RNOR देगा, ठीक है। फिर 60% ऑफ द प्रॉफिट डिपॉजिट इन बैंक देयर ऑन, वहां पे मैंने 60% क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया, वहीं पे डिपॉजिट किया है। इंडिया में डिपॉजिट नहीं किया है, वहीं पर डिपॉजिट कर दिया है, यानी कि इनकम एक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक। तो जब एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हुआ है, इसका मतलब चूंकि कंट्रोल इंडिया से है तो RNOR भी देगा।
जल्दी से बताओ 40% रेमिटेड टू इंडिया, जल्दी से बताओ 40% रेमिटेड टू इंडिया। सर अभी आपने पहले ही बताया था कि रेमिटेंस और रिसीव में अंतर होता है, रेमिटेंस और रिसीव में अंतर होता है। ये रेमिट किया जा रहा है, इसका मतलब कि ये रिसीव नहीं हुआ है, और रिसीव नहीं हुआ है तो ROR और NOR देंगे, NR नहीं देगा। ठीक, लास्ट है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मिस्टर दयाल, नॉन रेसिडेंट है। ऑन द लोन, मिस्टर दयाल ने लोन दिया मुझे। मिस्टर दयाल आउटसाइड इंडिया रहते हैं, मिस्टर दयाल नॉन रेसिडेंट है, बाहर रहते हैं। उन्होंने मुझे लोन दिया और लोन से मैं बिजनेस कहां करूंगा? इंडिया में। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे मीन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका देखते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आप वो लोन का पैसा इंडिया में लगा रहे हैं, इसका मतलब कि डीम टू एक्रू और अराइजल कहां हो गई? इंडिया में हो गया। लोन जो मैंने लिया है उस पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं बाहर। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने लोन लिया, लोन लेने के बाद से मुझे जो इंटरेस्ट पे करना है वो मिस्टर दयाल को पे कर रहा हूं, जो कि अमेरिका में रहते हैं। मिस्टर दयाल अमेरिका में रहते हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, और मैंने उनसे लोन लिया और लोन पे जो इंटरेस्ट है मैंने उनको वहीं पे कर दिया। सब कुछ बाहर हो रहा है, बस यहां पे देखते हैं कि जो लोन का पैसा है वो लग कहां रहा है? वो इंडिया में लग रहा है। इसका मतलब कि डीम टू एक्रू और अराइज कहां हो जाएगा? इंडिया में हो जाएगा। जब डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया में हो गया, इसका मतलब ठीक है, 25,000 25,000 25,000, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसमें मैंने उनको लोन दिया होगा, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर देना। इनकम तभी तो होगी जब इंटरेस्ट की, यानी कि मैंने उनको लोन दिया है, बाहर रहते हैं, मैंने उनको लोन दिया है और उस पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, और उस व्यक्ति ने उस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया हुआ है? इंडिया में किया हुआ है। कंडीशन सब कुछ सेम वही है, बस इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इसका मतलब कि मैंने लोन दिया होगा मिस्टर दयाल को, ठीक, मैंने लोन दिया किसको? मिस्टर दयाल को, और उन्होंने लोन को पैसा कहां लगाया? इंडिया में लगाया। तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या मान जाएगा? डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब फटाक से इसको टैली कर लेंगे, टैली करते चलो फटाफट। आ जाएगा आपका 51 31 51 31, ठीक, ओके, एकदम करेक्ट है। एक चीज देखो यहाँ पे मिस हो रहा था, इसको करेक्ट कर देना। हम लोगों ने 1/3 नहीं कंसीडर किया है। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड जो है वो 1/3 रिसीव हुआ है इंडिया में। हम लोगों ने क्या माना है? उसको रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया है, पूरा का पूरा। पूरा रिसीव नहीं हो रहा है इंडिया में, रिसीव इंडिया में सिर्फ कितना हो रहा है? 1/3 हो रहा है। तो इसको बस एक रेक्टिफाई कर देना, बाकी सारी चीजें क्या है? सही है। 1/3 जब रिसीव हुआ इंडिया में तो 1/3 पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। इसको हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, और ऐड ऑन करने पे आएगा आपका 65 चीज, ठीक, 51 31 1 10 65 25 1 25 2,40,000 28, ठीक है, ये 28,000 है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट का इनकम जो है वो 28,000 है, 25,000 नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से है आपका ठीक, टोटल आएगा आपका एक का आएगा 7,25 5,25 4,45 7,25 7,25,000 5,25,000 और 4,45,000,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद से हम लोग एक क्वेश्चन और उठाते हैं।